तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एयर फोर्स की एक नई क्लास में। और आज की क्लास में हम जीके और करंट अफेयर्स के टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो लाने का मेरा मकसद ये है कि बच्चे जीके के क्वेश्चन तो राइट कर जाते हैं, बट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनके ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज की वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड करके लेके आया हूँ, और एक आपको मतलब एग्ज़ाम का रिव्यू देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, आपका एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो हर वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, क्वेश्चन को याद जरूर से कर लेना है। तीसरी चीज़, आप सभी मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आपके कुछ कन्फ्यूजन थे एग्ज़ाम को लेके कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, उसका क्या क्या प्रोसेस है, हमको क्या क्या करना होगा। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, क्वेश्चनों के साथ साथ हम उन चीज़ों को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो जरूर से चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो डेली आप सभी को चैनल पर देखने को मिलती रहती है। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि वेद समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी। आप सभी इसका आंसर बताइए। तब तक कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप सभी मेरे से पूछ रहे कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार से अब की बार एग्ज़ाम में कुछ चेंजिंग लाई गई है। अब की बार दोस्तों आपको जीके के 15 क्वेश्चन, मैंने कई बार बोला है, और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 30 क्वेश्चन मेरे भाई आपको मतलब 30 मिनट में सॉल्व करने होंगे, यानी समय कितना मिलेगा, आधे घंटे का। दूसरी चीज़, इन 30 में से जो भी 25 से 27 क्वेश्चन राइट करके आएगा उसी का सिलेक्शन फिजिकल के लिए होगा। तीसरी चीज़ बता दूं, भाई पूछ रहे थे कि या एक ही दिन एग्ज़ाम होता है। बिल्कुल, रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, उसके बाद तुरंत ही जो सेंटर होगा वहीं आपकी कॉपी चेक होगी, और जो बच्चे पास होंगे उनको फिजिकल के लिए रोका जाएगा, बाकी सबको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। यानी यदि रिटन एग्ज़ाम के बाद कॉपी चेक होगी, समय अगर बचता है तो ये उसके बाद फिजिकल करा लेते हैं। यदि टाइम नहीं बचता है तो ये फिर नेक्स्ट डे आप सभी का फिजिकल कराएंगे और उसी दिन मेडिकल कराएंगे। तो ये चीज़ याद रख लेना, बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करा लेते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि क्या इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको सिंपली क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, और भी कुछ कन्फ्यूजन थे, वो भी हम बीच बीच में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ यदि मैं बढ़ूं, तो वेद समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी। राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे, केशव चंद्र सेन ने करी थी, और इनके साथ में श्रीधरलू नायडू थे। लेकिन केशव चंद्र सेन इंपॉर्टेंट नाम है, ये जरूर से आपको याद रख लेना है। और इन्होंने मेरे भाई वेद समाज की स्थापना की बात करूँ तो 1864 ईस्वी में कहाँ पर करी थी, मद्रास में करी थी। ये आपको याद रख लेना है, कहाँ पर करी थी, मद्रास में करी थी। 1864 में करी थी और मद्रास में करी थी। ठीक है, 1864 में करी थी, मद्रास में करी थी। बिल्कुल राइट हो जाएगा कि गलत। देखिए ये 1869 है। 1869 में मेरे भाई करी थी, चेन्नई मद्रास में करी थी, याद रख लेना। दूसरा नाम आप सभी याद रखेंगे मेरे भाई, ज्योतिबा फूले का। ज्योतिबा फूले से रिलेटेड क्या पूछा जाता है, तो इन्होंने मेरे भाई सत्यशोधक समाज, आपसे पूछेगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किस ज्योतिबा फूले ने करी थी, और कब करी थी मेरे भाई, 1873 ईस्वी में करी थी। ठीक है, 1873 आप याद रखेंगे। और इन्हीं ज्योतिबा फूले जी की एक बुक बहुत एग्जाम में पूछी जाती रही है, जिसका नाम है गुलामगिरी। आपसे पूछ लेगा कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो ज्योतिबा फूले आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आत्माराम पांडुरंग की, तो आत्माराम पांडुरंग से रिलेटेड क्या पूछा जाता है, इन्होंने मेरे भाई प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। किस समाज की, प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना करी थी, और कब करी थी, तो 1867 में इन्होंने करी थी, और कहाँ पर करी थी, बम्बई में करी थी। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल आपको याद होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज के लिए जाना जाता है। इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में, और कहाँ पर, बम्बई में ही करी थी। ठीक है, एक और पूछा जाता है, इनकी एक पुस्तक बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। आप सब बताएंगे कि इनकी कौन सी पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है।
देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूँ तो इनकी एक पुस्तक है जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, आपको ज़रूर से याद रख लेना है। और इन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इनसे रिलेटेड याद रख लेनी है। और केशव चंद्र सेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वाड क्या होते हैं, तो ये क्वाड मेरे भाई हिंद महासागर में व्यापार वगैरह शांति से हो, सुरक्षित हो, उसके लिए ये बनाए गए हैं। और इसकी स्थापना की बात करूँ या शुरुआत इसका 2007 में करी गई थी। कब करी गई थी? 2007 में करी गई थी। और क्वाड में कितने देश हैं? तो क्वाड में मेरे भाई 4 देश हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है वो बताता हूँ, आप पहले नोट कर लीजिए कि कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडिया है, उसके बाद इसमें अमेरिका है, अमेरिका के बाद इसमें जापान है, और जापान के बाद एक और देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। यानी ये 4 देश क्वाड देशों के में स्थित हैं, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनेगा, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, इनमें से 4 देश दे देगा और एक अलग देगा, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा क्वाड देश का सदस्य नहीं है, या 4 देश दे देगा, उनमें से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा क्वाड देश का सदस्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। यदि मैं बात करूं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2026 में अभी हाल ही में इसकी मई में 2026 में बैठक हुई है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। राइट आंसर याद रखेंगे किस शहर में? नई दिल्ली में अभी इसकी बैठक हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको याद रख लेना है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी 1930 ईस्वी में, उसके बाद ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे जिसमें गांधी जी को आंदोलन वापस करने के लिए बात करने की कोशिश करी गई थी। अब याद रख लेना, गोलमेज सम्मेलन मैंने अभी बोले 3 हुए थे। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, याद रख लेना 1930 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। आपको साल भी याद रख लेने हैं क्योंकि एग्जाम में साल भी पूछ सकता है। अब तीनों की मैं बात करूं तो ये तीनों मेरे भाई लंदन में हुए थे, ये आपको याद रख लेना है। कहाँ पर हुए थे? लंदन में। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लंदन में। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रख लेना है, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। तो याद रख लेना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने मेरे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये ऐसा नाम है, जरूर से एग्जाम में बन सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं बात करूं कि आपसे पूछ लेगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने मेरे भाई नोट करिएगा, 2nd गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और विंस्टन चर्चिल ने इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। एग्जाम में पूछता है कि नंगा फकीर किस गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने कहा था, तो ये 2nd गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, काफ़ी सारे आंदोलन इनके सफल हो चुके थे, और इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों ने इस आंदोलन को वापस करने के लिए गोलमेज सम्मेलन रखे थे। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्यों नाम दिया गया, तो इसमें क्या होता था, एक गोल सी मेज होती थी और जिसके चारों तरफ ऐसे कुर्सियां रखी रहती थी, आप यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे, तो नाम दिया गया गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तो याद रख लेना तीनों के तीनों ही लंदन में हुए थे। इंपॉर्टेंट है, और साल भी मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। रमेश चंद्र साहब, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बन सकती है, नोट जरूर से करिएगा। देखिए डेली जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हूँ, सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ, प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया करूँगा, ताकि
ताकि आपको चीज़ें कवर होती रहें बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकलती है ये मेरे भाई केवल बॉयज़ के लिए होती है, इसमें गर्ल्स नहीं होती हैं। एक भाई ने मेरे को कमेंट करा था क्या हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो उसका मतलब सेम क्वेश्चन होंगे कि अलग अलग, तो याद रख लेना दोनों के लिए मेरे भाई सेम एग्ज़ाम पेपर आता है, सेम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी प्रोसेस इनका सेम होगा, एग्ज़ाम होगा, रिटिन उसके बाद पास के हो जाएगा, उसी दिन फिजिकल ले लेंगे और नेक्स्ट डे मेडिकल, तो सेम दोनों के लिए सेम चीज़ें हैं। उसके बाद जो पास होते हैं तो उसमें प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको कौन से मतलब किस में जाना है और कौन सी उसके लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नोट जरूर से करिएगा। निगेटिव मार्किंग फिर बोल देता हूँ नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दूसरी चीज़, जितनी भी मेरे भाई एयर फोर्स हो गई, आर्मी हो गई और नेवी हो गई, इनसे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है ना, इसका एग्ज़ाम 1 से 1.5-2 महीने के अंदर कवर करा लिया जाता है, जिस दिन ये नोटिफिकेशन डेट जारी करते हैं उस दिन से। ठीक है, तो केवल 2 महीने 1.5 महीने के अंदर इनका एडमिट कार्ड आ जाता है और उसके बाद तुरंत ही ये एग्ज़ाम करा लिया जाता है, ताकि इसमें ज़्यादा प्रोसेस लंबा नहीं होता है, इसमें सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए कहता हूँ ये सब तैयारी साथ ही साथ आप करते रहा करिए। ठीक है, और एक भाई ने या बहन ने मेरे को कमेंट किया था कि ये मतलब वैकेंसी है, साफ़ सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें मतलब जो वैकेंसी हैं ऐसी वैकेंसी होती हैं कि आप करेक्ट एकदम एक्यूरेट एयरफोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, वो भी परमानेंट। तो ये चीज़ बहुत खास हो जाती है और बहुत बढ़िया वैकेंसी है, कोई ख़राब वैकेंसी नहीं है। यदि आप कम एज के हैं और इसमें वैकेंसी में आप पास हो जाते हैं तो कम एज में नौकरी पाना बहुत बढ़िया चीज़ होती है, याद रख लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचना कि इसमें सफाई वगैरह होती है कि नहीं होती है। एक बात बता दूं, दूसरी चीज़ कि मतलब इसमें जैसे आप बच्चे पूछ रहे थे कि कंपटीशन होगा कि नहीं होगा, देखिए कंपटीशन की मैं बात करूं, इसमें डेली डेली आपको कम होते दिखेंगे बच्चे, क्योंकि जैसे जैसे इसमें डेट नज़दीक आने लगती है वैसे ही बच्चों का फोकस कम हो जाता है और इसमें बचे कुचे बच्चे ही एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, कॉम्पटिशन बहुत कम होगा, लेकिन आपको इस लेवल की तैयारी करनी है कि क्वेश्चन बढ़िया कर पाएँ। ठीक है, इसमें वही बच्चे ज़्यादातर जाते हैं जिनको लगता है कि मैं 25 से 26 क्वेश्चन राइट कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। चलिए यहाँ पर बात करूँ ना कि पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए आप याद रखेंगे, रमेश चंद्र दत्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली क्वार्थ उत्तर ग्राम परिषद किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम क्या है, क्वार्थ। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए क्लीन एंड ग्रीन पंचायत के लिए आप याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम अभी हाल ही में फर्स्ट नंबर पर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि भारत के नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए मैंने आपको तीनों देशों की बताई थी, एक तो दिवस बताया था, सबसे पहले आप सभी याद रखेंगे थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, मैंने बताया 15 जनवरी को। ठीक है, फिर मैंने आपको वायु सेना दिवस बताया था 8 अक्टूबर को, फिर मैंने आपको नौसेना दिवस भी बताया था 4 दिसंबर को। ठीक है, यदि मैं बात करूं थल सेना के कौन है तो धीरज सेठ हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, धीरज सेठ हैं, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं प्रमुख के रूप में। और वायुसेना की बात करूं तो इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ठीक है, कौन है, अमरप्रीत सिंह जी हैं, अभी हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है प्रमुख। और यदि मैं नौसेना की बात करूं तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, दिवस और इनके प्रमुख। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख किसको बोला जाता है, आप सभी मेरे को कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन है, यानी स्वदेशी आंदोलन ये कब हुआ था, तो जब हम बंगाल का विभाजन हुआ था। आप सभी को पता होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसराय था। कौन था मेरे भाई, लॉर्ड कर्जन वाइसराय था, और इसी के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ था। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो एक इम्पोर्टेंट नेता थे जिनका नाम है मेरे भाई अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी ने क्या करा था, स्वदेशी आंदोलन की
शुरुआत करी थी, यानी इसमें इन्होंने कहा था कि आप क्या करें, स्वदेश की चीज़ों को अपनाएं, मतलब विदेशी जो चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करके देश की बनी चीज़ों को आपको अपनाना है। तो इसी को स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। ठीक है, इसमें नेता लाल बाल पाल भी थे, लेकिन प्रमुख नेता अरविंदो घोष थे, नाम जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, तो ये कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1905, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए आज के क्वेश्चन आपको कुछ अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं हंटर आयोग, देखिए मैं बात करूं हंटर आयोग की, तो हंटर आयोग क्या था, ये शिक्षा से रिलेटेड था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हंटर आयोग बना कब का था, तो याद रख लेना 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक बनाया गया था, विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था भारतीय शिक्षा आयोग। क्या बनाया गया था मेरे भाई? भारतीय शिक्षा आयोग बनाया गया था, इसीलिए दोस्तों इसको हंटर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड था, शिक्षा में सुधार की बात यहाँ पर करी गई थी। किसकी बात करी गई थी? सुधार की बात। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि किस गवर्नर जनरल के समय कैबिनेट मिशन भारत आया था। मैंने आपको बोला कैबिनेट मिशन क्यों आया था, तो कैबिनेट मिशन की बात करूं 1946, आप सभी को मैंने साल बताई थी। कैबिनेट मिशन आया क्यों था, तो भारत के संविधान जब बनाने की बात हुई कि भारत का संविधान कैसे बनेगा, तो गांधी जी ने कहा कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। तब वहाँ पर संविधान सभा की बात हुई और फिर ये कैबिनेट मिशन आया और इसने संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान सभा बनाई और उसमें सभी हिंदू थे और उन्होंने ही मिलकर भारत के लिए संविधान बनाया, जैसा कि आपने पढ़ा भी है हमारी पॉलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उस समय पूछ रहा है वायसराय कौन थे, तो राइट आंसर आप याद रख लेना, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड वेवल के समय ये आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे मणिकर्णिका किसका मूल नाम था। देखिए इनको मेरे भाई किस नाम से जाना जाता था, मनु के नाम से भी जाना जाता होगा। अब आपने बिल्कुल राइट पहचान भी लिया होगा, किसको मणिकर्णिका कहते थे, रानी लक्ष्मीबाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई ने मेरे भाई झांसी से, याद रख लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति। आपसे पूछे कि 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई तो कहाँ से हुई, तो बैरकपुर मेरठ से हुई थी। आप सभी को पता है मंगल पांडे जी बैरकपुर मेरठ से हुई थी और वहीं पर सैनिकों ने क्या करा था, आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछ लेगा उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय मेरे भाई वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं बात करूँ सरोजिनी नायडू की, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, और 13 फरवरी डेट आपको याद रख लेना है, इन्हीं के जन्म दिवस 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी यही थी, सरोजिनी नायडू, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। रजिया सुल्तान की बात करूं तो आपसे पूछेगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो मेरे भाई पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ही थी और ये किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, ये आपको याद रख लेना है। इल्तुतमिश के बाद ये गद्दी पर बैठी और इसने शासन भी किया था, तो मतलब इसका शासन जल्दी समाप्त हो गया था, लेकिन पहली भारतीय महिला शासिका यही मानी जाती है, रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला बताएंगे, हाइडे स्पीच झेलम के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी। देखिए हाइडे स्पीच का जो युद्ध था उसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, और किसने किसने लड़ा था, तो ये मेरे भाई ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, सिकंदर कहाँ का शासक है, तो सिकंदर मेरे भाई मकदूनिया का शासक था, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अगस्त प्रस्ताव, पुणे पैक्ट समझौता, लखनऊ संधि या चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की मैं एक बार डेट आपको दिखा देता हूँ, 1920 दी हुई है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा।
देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव की, तो अगस्त प्रस्ताव मेरे भाई 1940 में आया था, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि पुणे पैक्ट की बात करूं तो पुणे समझौता 1932 में हुआ था, बिल्कुल सही है। लखनऊ संधि की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में लखनऊ संधि हुई थी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह आप देखिए, तो चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने कब करा था? तो चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने मेरे भाई 1920 में नहीं, कब करा था? 1917 ईस्वी में करा था। और ये क्या था? तो ये चंपारण बिहार की घटना है। यहाँ पर जो सरकार के द्वारा लोगों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, और नील की खेती कितने में कराई जाती थी? तो 3/20 भाग में कराई जा रही थी। और ये नील की खेती क्या होती है, जितनी भी ज़मीन की नमी होती है ना, वो सब खींच लेती है, जिससे दूसरी फसल का पैदावार कम हो जाता है। तो इसी से मतलब जो किसान थे परेशान थे, गांधी जी से मुलाकात करी और गांधी जी बिहार गए और ये आंदोलन शुरू करा। और ये आंदोलन इनका पहला आंदोलन माना जाता है। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह। और ये सफल आंदोलन था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन कौन सा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे यहाँ पर कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज की बात हुई है, किसके दरबार में थे? कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए अष्टदिग्गज की बात करूं तो आपको याद रख लेना है, अष्टदिग्गज किसमें थे? कृष्णदेवराय। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अष्टप्रधान, यहाँ पर अष्टदिग्गज की जगह आपसे अष्टप्रधान पूछ ले तो आपको याद रख लेना अष्टप्रधान किसके में थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे। ठीक है, दूसरी बात आपको नवरत्न के बारे में पूछ ले तो नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न मेरे भाई अकबर के दरबार में थे, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जननी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा से है, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड है, या उच्च शिक्षा से? देखिए जननी नाम पढ़ते ही आपके समझ में आ गया होगा किससे? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व पृथ्वी दिवस कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन सा राइट होगा? देखिए कई बार मैंने बताया कि विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो ऑप्शन सी आप याद रखेंगे, 22 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहाँ। किसने करवाया था? शाहजहाँ। और शाहजहाँ के बारे में मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। लाल किले का निर्माण इसी ने करवाया था। मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने ही बनवाया था। ठीक है, और इसकी पत्नी का क्या नाम था? मुमताज़। आपको पता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर जामा मस्जिद की तो राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहजहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे यहाँ पर किसने मयूर सिंहासन? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया जस्ट कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए नेक्स्ट बताएंगे गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा और बच्चे ज़्यादातर गलत करेंगे। देखिए गुरु नानक देव जी का जन्म आपको याद रख लेना है मेरे भाई, कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कब हुआ था। तो 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूँ इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1539 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। कहाँ पर मेरे भाई? करतारपुर में। कहाँ पर? करतारपुर में। और ये करतारपुर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। यानी इनका जन्म भी पाकिस्तान में, मृत्यु भी पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर आपने सुना होगा, कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रख लेना है, आपसे पूछ ले कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सिख संप्रदाय के संस्थापक मेरे भाई इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, किसको? गुरु नानक देव जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था?
देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या चीज़? तो मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेजी शासन चल रहा था तो जो प्रेस अखबार वाले लोग थे ये चीज़ें हिंदी में छापते थे, भारतीय भाषा में छापते थे, जिससे अंग्रेज़ों को पता नहीं चल पाता था कि उनके खिलाफ कौन सी चीज़ बोली गई है, किस प्रेस ने बोली है, किस लोग ने बोली है। तो जब ये चीज़ अंग्रेज़ों को पता चली तो वो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए, और इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि भारतीय भाषा में जो अखबार छपते थे उनको क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी आप भारतीय भाषा में अब अखबारों को नहीं छाप सकते थे। आप केवल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जिससे पता चल जाए कि अंग्रेज़ों के बारे में कौन बुरा कह रहा है, कौन सही बता रहा है। ठीक है, तो यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यदि मैं बात करूँ किसके समय में आया था, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के समय में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर कि इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत मेरे भाई इल्तुतमिश के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इल्तुतमिश किस वंश का शासक है, तो ये मेरे भाई गुलाम वंश का शासक है। और गुलाम वंश मेरे भाई बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत काल में आपको पढ़ने को मिलेगा, पहला ही वंश गुलाम वंश था। इसकी स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई, आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, और उसके बाद ये इसका दामाद था और ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसे दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा उस समय राजधानी दिल्ली नहीं थी, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, और इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। देखिए, आपसे सबसे पहले आगरा मैंने बताया था 1504 में सिकंदर लोदी ने। यहाँ पर जौनपुर नगर भी पूछ सकता है, तो आपको याद रख लेना है फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे यहाँ पर कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, नंद वंश की बात करूँ तो नंद वंश का अंतिम शासक को ही किसने हराया था मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और मगध की गद्दी पर बैठा था ये। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य को ही प्रथम भारतीय राजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो इसने किस नंद वंश के शासक को हराया था, तो राइट आंसर आपको याद रख लेना है ऑप्शन सी, घनानंद को। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसकी मदद से हराया था मेरे भाई, चाणक्य की मदद से। चाणक्य की पुस्तक कई बार बोल चुका हूँ, अर्थशास्त्र है, और चाणक्य को मेरे भाई विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और चाणक्य को भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। महावीर स्वामी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। यदि मैं बात करूं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्धमान। क्या था मेरे भाई, वर्धमान था। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ बता दूं कि इन क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट जा रहे हैं, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी प्रिपरेशन की एक नई शुरुआत होगी। यानी जो क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे उस टॉपिक को आपको बढ़िया से पढ़ना है, ताकि नेक्स्ट बार वो क्वेश्चन गलत ना जाए, और इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो पाएगी। यदि केवल और केवल आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, किस टॉपिक पे मुझे प्रॉपर तरीके से अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको अभी से ये चीज़ कवर करते हुए चलना है, ताकि आपको आदत पड़ जाए एनालिसिस की। एनालिसिस से क्या होता है, क्वेश्चन गलत होते हैं और वहाँ पता चल पाता है कि कौन से क्वेश्चन गलत गए। अब मैंने यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन कराए, तो मान के चलिए 30 में से आपके 5 या 6 क्वेश्चन गलत चले गए। अब ये कौन से 5 या 6 क्वेश्चन गलत गए, आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। जैसे मैं बोल दूँ 23वां नंबर गलत गया, 23 लिख दिया। 18वां गलत गया, 18 लिख दिया। 15वां गलत गया, 15 लिख लिया। तो ऐसे कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद जब मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रोवाइड कराता हूँ, तो PDF में से देखिए कि 23वां क्वेश्चन कौन था।
18वां क्वेश्चन कौन सा था, 15वां क्वेश्चन कौन सा था। यदि वीडियो में देख सकते हैं वीडियो बैक करके देख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। अब उस क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन था। देखिए जैसे यहाँ महावीर स्वामी का क्वेश्चन आपका गलत गया, तो आपको क्या करना है, महावीर स्वामी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या किसी बुक में टॉपिक पूरा दिया होता है, इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी चीज़ें। तो एक बार उसको ऊपर ऊपर से आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ताकि नेक्स्ट बार जब भी एग्ज़ाम पूछूं या प्रैक्टिस सेट में महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन आए आपका गलत ना जाए। ऐसे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन एक बेहतरीन तरीके से होती चली जाएगी क्वेश्चन को कवर करते करते। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने बताया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि तराइन के सेकंड युद्ध में किसकी विजय हुई थी। देखिए तराइन के 3 युद्ध हुए थे, आपको याद रख लेना है, और 2 युद्ध बहुत फेमस हैं जो पूछे जाते हैं। पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था मेरे भाई 1192 में, यानी 1 साल बाद दूसरा युद्ध हुआ था। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और ये दोनों युद्ध मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। तो जो पहला युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान जीते थे। कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। लेकिन जब सेकंड युद्ध हुआ तो इसमें मोहम्मद गौरी जीता। तो कौन सा पूछा है, द्वितीय युद्ध में किसने जीता, मोहम्मद गौरी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी जब जीता तो इसने पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं बंदी बना लिया और अपने साथ में ले गया। मतलब कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे लोगों ने बताया, इसमें क्लियर कुछ नहीं पता चल पाया था कि इसमें हुआ क्या था सेकंड युद्ध में। ठीक है, सेकंड युद्ध में हुआ क्या था, मतलब इतनी जानकारी कि मोहम्मद गौरी जीता था, लेकिन उसके बाद पृथ्वीराज जी चौहान का क्या हुआ ये नहीं पता चल पाया। काफ़ी सारे मतलब जानकारों का अलग अलग मत है, कई सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, मत है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है कि इसमें हुआ क्या था। केवल इतना जानिए कि सेकंड युद्ध जीता कौन था और फर्स्ट युद्ध कौन जीता था, और ये दोनों युद्ध किनके बीच में हुए थे। ठीक है, चलिए अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे। कई बार बता चुका हूँ कि अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के दरबारी कवि थे। यदि मैं बात करूँ, ये कनिष्क ही था जिसने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। कौन सी बौद्ध संगीति कराई थी, चौथी। आपसे पूछेगा चौथी बौद्ध संगीति किसने कराई थी, तो कनिष्क ने ही कराई थी। कहाँ पर कराई थी, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँ अश्वघोष की, तो अश्वघोष की एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है जिसका नाम है बुद्धचरित। कौन सी है, बुद्धचरित। आपसे पूछेगा कि बुद्धचरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। देखिए हर्षवर्धन को पराजित करने की बात करूँ तो एक युद्ध हुआ था 618 ईस्वी के आसपास ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध की मैं बात करूँ तो इस युद्ध में जो नदी कौन सी थी, तो नदी थी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, पुलकेशिन सेकंड ने। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सब बताएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया था, साइमन कमीशन गो बैक, ये नारा दिया था। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा आप याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि आपसे पूछे कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो अष्टप्रधान मेरे भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के ही दरबार में थे। दूसरी चीज़ इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रायगढ़ आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे यहाँ पर कि वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा। देखिए इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था मेरे भाई इंडियन अनरेस्ट। क्या थी मेरे भाई, इंडियन अनरेस्ट, ये इनकी पुस्तक थी। और इसी पुस्तक के लिए दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात थे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी के कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, कमेंट जरूर करिएगा। दूसरी चीज़, इन 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं कमेंट जरूर से करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।